नंबर करेगी वही बस इंशाल्लाह फरवरी एंड के तकरीबन लगाया वन वीक लेकिन यस सर और बस एक बल भी करेंगे नेक्स्ट और मेरा पास नोट दो वीक में क्लास में ना इंसान रेडी भाई सर सर तैयार है सर मैं तो हम रेडी है इंशाल्लाह सर हाँ इंशाल्लाह तो मसला हो नहीं नो सर टाइमिंग पता है टाइमिंग दसी हुई टाइम पर मार्केट टाइमिंग वही कर देते हैं क्या टॉपिक का रिलीव हो रहा है ठीक है टाइम बोलता है कि वो تا افتای تو آقای سر मस्त है तो तो 2 hours के 3 hours 4 hours मैं क्या है मतलब कम टाइम होस्टे का ना ठीक है जी एज यूजुअल बदली टाइम ठीक है जैसे कि नाम तक बिल्कुल जी सही जी मतलब लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस पेपर बावल बात संगठन करे ठीक है सर दादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छा जनाब ऐसा है कि आज हमारी 5th क्लास है इस कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में थोड़ा सा मैं इनको ब्रीफ कर दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इदारे या किसी भी घर में जो आप अपने फाइनेंस अपने जो पैसे आपके आते हैं लगते हैं और इसका जो हिसाब रखते हैं उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। उसके आप एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है बच्चे सही है समझ आ रही। अच्छा तो इसमें हमने आज की 4 क्लासेस ले चुके हैं उनके बारे में मैं आपको मतलब पहले क्लास से बाद में आपके साथ डिस्कशन पे कर लूँगा साथ। ठीक है आज हमारा है एक टॉपिक है हमारा एक चैप्टर है फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स। जो लास्ट क्लास में हमने एक बनाया था एक साइकिल स्टडी किया था उस साइकिल को हमने बना के अभी हम इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। जो हमने स्टेटमेंट बनाई जो साइकिल बनाए थे उस साइकिल्स को जो हम फाइनल करते हैं तो आते हैं तो फाइनलाइजिंग द अकाउंटिंग इस चैप्टर में हमारे पास ये 5 टॉपिक आएंगे। रेक्टिफाइंग द एरर्स मतलब एरर्स की जो एंट्री है उसको रेक्टिफाइंग टी करने हैं। जर्नलाइज एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारे एडजस्टमेंट की एंट्रीज है उसको हम जर्नलाइज करेंगे हम स्टडी पे आते हैं। प्रिपेयरिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अपना और पासिंग द क्लोजिंग एंड ट्रांसफर एंट्री अपनी ट्रांसफर एंट्री को पास करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लास्ट में बनाएंगे। ठीक है ये 5 टॉपिक हम आज कवर करेंगे फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स। ठीक है तो पहले हम आते हैं रेक्टिफाइंग द एरर। रेक्टिफाइंग द एरर किसको कहते हैं? गलती ठीक करना जी ठीक करना बिल्कुल। रेक्टिफाइंग द एरर ठीक करने को कहते हैं। मिसाल के तौर पे एरर को ठीक करना देखिए अक्सर मैं इसको एरर करेक्शन भी कहता हूँ। जो हमारे एरर्स हो जाते हैं किसी भी अकाउंट में हम उसको ठीक करते हैं तो उसको रेक्टिफाइंग कहते हैं। एरर किस तरह हो जाते हैं मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन से हम परचेज कर लेते हैं। सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने डॉक्टर नैयर से परचेज करी ठीक है और वो चल रहा चाहते विशाल के थ्रू हम उसको कह देते हैं कि हमने कैश पे कर दिया उसको डेबिट कर दिया और उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है कैश हमने दे दिए हमसे चला गया हमसे कम हो गया तो हमसे और डेबिट पे चला जाता है। ठीक है और मिसाल के तौर पे डॉक्टर नैयर का जो अकाउंट मिसाल के तौर पे मैं विशाल की जगह पे डाल दूं। ठीक है बात ये मैं कहना चाहता हूँ मिस्र की इसका मतलब ये है कि मैंने परचेज कर लिए है डॉक्टर नैयर से सही मगर एंट्री के दौरान मैंने उसको डॉक्टर विशाल की जगह पे डाल दिए। ठीक है तो जब मैं एंट्री चेक कर रहा था तो मुझे ये एरर आ गया एरर निकल गया कि मिसाल के तौर पे जो हमारी एंट्री थी वो तो हमने परचेज डॉक्टर नैयर से किया था और अब ये विशाल के थ्रू
इसको हुआ है, तो मतलब ये पहले आइडेंटिफाई करना है, इस एरर को देखना है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर नैयर की तरफ से कहा कि आपकी तरफ मेरे 1000 रुपए हैं, हम एंट्री करते हैं, हालांकि हमने परचेज किया मगर एंट्री हमने इसके ऊपर डाली हुई है, दूसरे के ऊपर डाली हुई, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे वो हमारे पास वो कह रहे कि आपकी तरफ मेरे पैसे हैं, डॉक्टर नैयर कहता है, मगर वो विशाल की तरफ गए हैं। तो पहले हमने इस एंट्री को आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि मतलब कोई एरर जहां पे हुआ है तो उसको हम करेक्ट करते हैं। कोई समझ आ रही है आपको कि नहीं? जी बच्चे आपको समझ आई? ऐसा है आपका फर्स्ट क्लासेस है ना, थोड़ी सी आपको वो होगी, इंशाल्लाह पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम सारा टॉपिक पढ़ लें, जरूरी है कि मतलब आप समझ जाए। ऐसा होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मिसाल के तौर पे आप वापडा हॉस्पिटल में, वापडा हॉस्पिटल से हैं, अच्छा, वापडा हॉस्पिटल ने परचेज कर लिए इस डिस्पोजेबल सिरिंज की, ठीक है, उसने कर दिए मिसाल के तौर पे XYZ कंपनी से 1000 रुपए की, ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंज उसने ले ली, मगर ये XYZ कंपनी से खरीद ली है, मगर ये हमने ABC के पीछे डाल दी हुई है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डाली हुई है। तो पहले हमने अपने अकाउंट्स को चेक करना है और देखना है कि हमने कहाँ पे एरर किया हुआ है। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे घर में ऐसा होता है कि घर का सौदा आता है, ठीक है, मिसाल दुकानदार नंबर A है, उससे हमने परचेज कर लिए, ठीक है, परचेज उससे मिसाल के तौर पे हमने 5000 का सौदा ले लिया है, मगर घर में उसको हमने शॉपकीपर नंबर 2 के ऊपर डाल दिया है। हम कहते हैं कि इसका कोई पैसा हमारे पास नहीं, इससे हमने खरीदारी की, हालांकि हमने खरीदारी इससे की होती है। महीना का आखिर आता है तो मुझे बताते हैं कि आपके ऊपर 5000 रुपए हैं, तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो नहीं है, मेरे पास तो उसके 5000 रुपए नहीं, ये मेरे हैं। उसने सौदा, मैं उसके पास जाता तो उसके पास 0 होता है बैलेंस। तो ये आइडेंटिफाई करना होता है, देखना होता है कि हमारा कहाँ पे एरर आ रहा है अकाउंट्स में, घर में। अक्सर ये मिसहैप घर में भी हो जाते हैं, इंसान को एक जगह से सौदा जाता है, वो बिल चलता रहता है, जलता रहता है, और पेमेंट हमने किसी दूसरे को की होती है। या मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, मिसाल के तौर पे इस ब्रेन इंस्टीट्यूट के लिए हमने कुर्सियां खरीद ली, कुर्सियां हमने खरीद ली है ABC से, मगर हमने एंट्री डाल दी है XYZ के पीछे, तो इसको हमने आइडेंटिफाई कर दिए। समझ आ रही? yes. कोई मुश्किल है इस बारे में कि नहीं? बताएं। क्लियर है आपको? क्लियर है? अच्छा, इसमें आते हैं स्टेप्स पर, किस स्टेप से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट स्टेप में हमने रॉन्ग एंट्री को देखना होता है, जो हमने रॉन्ग एंट्री फर्स्ट नंबर स्टेप पे हमारे पास, मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया है कि हमने ABC से खरीदारी की है, उसका बैलेंस हमारे पास ये जा रहे हैं, इससे नहीं कि XYZ से, मगर उसके हमारे ऊपर 1000 रुपए घर में जा रहे हैं। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया कि हमने रॉन्ग एंट्री को देख लिया कि क्या है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, जो मैंने भी बात बताई कि वो अकाउंट बुक को देखना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है इसके साथ, कि हम क्या किस तरीके से इसको भी ठीक करें। आम रूटीन में तो घर में ये बात होती है कि ऐसे, तो ये यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं और यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो ये प्लस में आ जाता है और ये माइनस में 0 में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आप इसको करेक्शन का क्या तरीका है कि ABC के अकाउंट्स के साथ हम 1000 रुपए जमा कर लेते तो 1000 रुपए में प्लस में जाते, और इसमें पहले इसने पेमेंट मतलब उसने तो हमें कोई भेजा ही नहीं है, तो उससे हम माइनस कर लेते वो 0 पे चला जाता है। ये तरीकेकार होता है इसका, ठीक है ना? अच्छा, सर वे वो ऑन ब्लिंक ही लिया है। नहीं यार, सब संगाल दे।
Alhamdulillah sir. Jala sanga the DC the bomb blast mas de kuta se bizno. जी कि बिजू जी टोल जगह फॉलो टू जी जरी दास होना चाहिए कैजुअलिटीज वगैरह शुरू हो गया कैजुअलिटीज चलता चलता चलेगी कम जी तो चलेगी उनका फर्स्ट डे को पर ये मान लगे चलो चला द कला मलबरा बोल रहे हैं नगेलान दे डेढ़ उसम यानी कि वो आगे से दा पूरा आइडेंटिफाई टूल नगेला से डीसी से वो टूल ना वक्त पे बार है को जो कोई रहता है अच्छा हम मतलब according to the share मतलब कि गाने की follow up to full hospitals follow samra da bedi it what is this tasu to count one semunga account मान लीजिए तक G98 3 ना 98 सिर्फ 98 then 101 का बल was ये अगर होता वो 98 थी तुम सारा शायद अच्छा उनका कम एवरेज को एक टेस्ट रखी अच्छा आते हैं हम अपने अकाउंट की तरफ तो उसके बाद हम आते हैं कि अभी इसको हम करेक्ट किस तरह करते हैं ठीक है फर्स्ट पे हमने देख लिया कि हमने आइडेंटिफाई कर दिया दूसरे की हमने करेक्शन की अभी तीसरे में हम इसको करेक्ट करते हैं ठीक है किस तरह करेक्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एंट्रीज हैं अभी हम आते हैं डेबिट के रूल की तरफ ठीक है एक्स वाई जी ठीक है ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई हालांकि हमने ये खरीदा ABC से ठीक है सही है अभी इसको हम करेक्ट किस तरह तरीके से करते हैं हम आते हैं कैश को ले लेते हैं एक तरीका तो ये है कि मतलब अपना कैश इसी तरीके से डाल लेते हैं डेबिट क्रेडिट का वहां से कैश ले लेते हैं यहीं पे डाल लेते हैं ठीक है कंफ्यूजन की जरूरत नहीं आसान नहीं अच्छा वेलकम बैक तस्वीर वाले जो डॉक्टर से भी बस रशो सका बस लाना भाई सर भी नहीं देते अच्छा आज हमने स्टार्ट किया है कि हमने कुछ अकाउंट्स की एंट्रीज की हम उसको अभी फाइनलाइज कर रहे हैं जो एंट्रीज हमने की है ठीक है तो उस एंट्रीज को फाइनलाइज करने के लिए हमने ये 5 स्टेप यूज करने हैं कि अपनी एंट्रीज को फाइनलाइज करें ठीक है फाइनलाइज किस तरह करेंगे रेक्टिफाइंग द एरर एंट्रीज जो हमारी एरर्स एंट्रीज होगी उसको हम देखेंगे फिर उसको जर्नल में एंट्रीज करेंगे फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसके बाद पास करेंगे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके जाएंगे ये हमारा आज का स्टार्ट का टॉपिक था ठीक है हमने फर्स्ट में ये यूज किया है कि रेक्टिफाइंग द एरर एंट्रीज मिसाल के तौर पे रेक्टिफाइंग द एरर मतलब आपने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी एंट्री हमने गलत की है ठीक है मैं यहाँ पे एक मिसाल दूसरी दी दूं कि मिसाल जिया साहब ने मिसाल के तौर पे हमें कैश दे दी ठीक है फीस यहाँ पे दे दी ठीक है जिया साहब मगर वो जिया साहब के अलावा हमने डाल दिए न्याज के ऊपर हम जिया साहब को छोड़ के नाज के ऊपर जा रहे हैं ठीक है तो ये रेक्टिफाइंग करना है चेक करना है कि कहाँ पे हमने गलती की गलती ये हमने की है कि एक ही फीस लेके दूसरे में हमने डाल दी क्लियर है ये रेक्टिफाइंग करना है अपने आप को देखना है पहले से हमारे पास मल्टीपल स्टेप आते हैं स्टेप किस तरह की पहले हमने रॉन्ग एंट्री को देखना है कहाँ पे हमसे हुई तो ये एंट्री हमसे हुई ठीक है फिर दूसरे स्टेप में आता है कि इसकी फर्दर एंट्रीज और फर्दर प्रोसेस को करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे तो उसको करेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे इससे कैश माइनस कर लेते हैं न्याज से माइनस कर लेते हैं और जिया साहब के ऊपर जो है यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो ये हमारी ठीक हो जाती है ठीक है तो ये हमारे करेक्ट करने का तरीका है फिर स्टेप 3 में हमारे पास आता है कि हम इसको पास किस तरह करेंगे बुक में किस तरह इसको डालेंगे बुक्स में डालने के लिए ऐसा है मिसाल के तौर पे
हमें कैश मिल गया है, ये डेबिट क्रेडिट रूल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैश हमें आ गया है तो हमने डेबिट कर दी, और मिसाल के तौर पे नियाज को हमने क्रेडिट किया होगा, ठीक है। इस एंट्रीज हमने अपने बुक्स में पास कर दी है। अभी यही एंट्री अगर हम फर्दर लेके जाना चाहते हैं तो किस तरह लेके जाएंगे इसको? ठीक है, गलत हुई हमने तो बुक में कर दी है। बुक में ये है कि आप एंट्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, ये बात जहन में याद रखें, अकाउंट्स में इसको ब्लंडर कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको रिवर्स कर दो, इसी एंट्रीज को रिवर्स किस तरह करते हो? पहला तरीका, फर्स्ट तरीका तो ये है मिसाल के तौर पे कि हम नियाज को डेबिट कर दें और मिसाल के तौर पे जिया साहब को जो है उसको क्रेडिट कर दें, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये पैसे जिया साहब के ऊपर चले जाएंगे। कुछ क्लियर है यहाँ पे कि नहीं? नहीं ऐसे हो, ठीक ना? ये तरीका खुदा। एक तरीका तो ये है कि हमने यहाँ से ये कैश पेमेंट कर दी, तो एक को डेबिट कर दी, दूसरे को क्रेडिट कर दी, एक से निकाल ली, दूसरे में डाल दी। एक तो ये तरीका हो। दूसरा तरीका कि हमने, ये तो बस डायरेक्ट रिवर्स का तरीका है। दूसरा तरीका हम ऐसे करते हैं कि कैश को हम उसी तरह डेबिट कर लेते हैं और जिया साहब को हम क्रेडिट कर लेते डायरेक्ट, ठीक है। ये पहले तरीका है कि हम इस तरह करते हैं, मगर इसका फर्दर प्रोसेस ये है कि हमने एंट्रीज को रिवर्स करनी है कि यहाँ से जहाँ पे पैसे ज्यादा एंट्री हुई वहां से कम हो जाए, जहाँ पे एंट्री नहीं वहां पे ज्यादा आ जाए। किसको क्लियर नहीं है मुझे बताएं? ठीक है जी नहीं से ठीक है जी जिया से ठीक है जनाब, आपको क्लियर है? सही समझ आ रही है? थोड़ा सा खैर है, फर्स्ट क्लास से आगे क्लियर होता जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जिस तरह के मैंने आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल दिए कि हमने परचेज कर लिए, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 2000 और मिस्टर एक्स को हमने क्रेडिट कर दिया है। एक बंदे से हमने परचेज कर लिए हैं परचेज अकाउंट को, और दूसरे मतलब मिस्टर एक्स, मगर वो गलती से हमने किसी दूसरे के पीछे डाल दिए, ठीक है। अकाउंट एक्स का है मगर वो एंट्री सही नहीं है, गलत हुई, तो हम क्या करते हैं, उसको हम फिर रिवर्स कर लेते हैं। देखिए ये एक नंबर एंट्री, ये गलत हो गई। परचेज की अकाउंट, हमें परचेज अकाउंट, परचेज किसी से हमने पैसे ले लिए, हमारे परचेज हो गई $2,20,000 की, फिर उसमें हमने किससे ली है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये इसका एक स्टेप है, ये गलत हो गया। मिसाल के तौर पे हम गलत उसको करते, क्या कहते कि ये गलत है, तो फिर हम इसको एंट्रीज को रिवर्स कर लेते हैं एज यूजुअल। देखिए उसको नीचे आके ये ऊपर चला गया गलती से, क्लियर है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे किसी को मिल गई, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, तो उसको ये एंट्री ये ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, उसको रिवर्स कर दिया, वापस कर दी एंट्री। मिसाल के तौर पे ABC और XYZ था, ठीक है, कैश था, तो कैश 100 रुपए था और इसके साथ भी 100 रुपए था, ठीक है। ये गलत हो गई ABC, तो हम इस कैश को इसको वापस रिवर्स कर लेते हैं इसके, तो इसका कैश नीचे आ जाता है, तो हम इसको बिल्कुल उसकी रिवर्स एंट्री कर लेते हैं, जैसे ऊपर है उससे हम इसको रिवर्स लेके चले जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं ऐसे ठीक है जी जैसे सही है ठीक है, डायरेक्ट हम इसको रिवर्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम सही एंट्री करके मिस्टर वाई के ऊपर डाल लेते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस एंट्री हो गई, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गई, 1 और 2 खत्म हो गई, जो 3 हो गई वो करेक्टेड एंट्री हमारी। हमने वाई से परचेज किया था और हमने परचेज का अकाउंट डेबिट कर दिए और मिस्टर जेड का अकाउंट क्रेडिट कर दिए। किसको समझ नहीं आ रही ये बताएं? क्लियर है सर? जी जी तस्वीर ठीक है क्लियर, जाओ आगे। अच्छा, हमारा दूसरा नंबर स्लिप है जर्नलाइज द जस्टिस एंट्रीज। जर्नलाइज द जस्टिस एंट्रीज किसको कहते हैं?
मिसाल के तौर पे किसी भी घर में आपकी तनख्वाह है, मिसाल के तौर पे सैलरी, मैं वैसे इसको 1000 रुपये लेता हूँ आपको कुछ समझने के लिए, ठीक है। सैलरी से हमारे एक्सपेंडिचर निकल गए, मिसाल के तौर पे यूटिलिटीज आ गई 500 रुपये, बिल्स, इसको यूटिलिटीज बिल, गैस वगैरह का बिल, ठीक है। रेंट इससे निकल गया, मिसाल के तौर पे 100 रुपये। हमारे पास और क्या चीज़ सौदा होता है, मतलब होम एम्प्लायंस हो गए, मिसाल के तौर पे 200 रुपये का, ठीक है। और इसी तरह मिसाल के तौर पे कैश हमारे पास न रह गया, मैं हम कहते हैं कि हमारे पास कैश 400 रुपये बकाया है, ठीक है। हमारे पास हाथ में हमने खरीदी आज की, मतलब पहले इस स्टेप पे पूरे ऊपर आ जाए, हमारे पास हमारे घर में आ गए 1000 रुपया, ठीक है। हम फिर ये बात करते हैं कि हमने ये पैसे लगा लिए और ये पे हमारे पास ये कैश अभी अवेलेबल है, तो अगर ये आप सारा इकट्ठा करेंगे तो ये मेरे ख्याल में 1200 रुपये बनता है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जर्नल को उसको अपने जर्नलाइज करना है कि जर्नलाइज ये किस तरह करेंगे कि मतलब इसको हम निकालेंगे, ये 200 रुपये प्लस में जा रहे हैं, ठीक है, 200 रुपये प्लस में जा रहे हैं ना। तो हमने ये जर्नल कर दिया कि हमारे पास पैसे 200 रुपये ज़्यादा है, या तो इसमें हमने कुछ पेमेंट नहीं की होगी या यहाँ पे पेमेंट नहीं की होगी, कुछ तो होगा। एक जर्नल स्टेटमेंट हमने बना दिए कि हमारे पास ये पीरियड ऑफ टाइम में ये एक्सपेंडिचर हुए, ये खर्चे हुए, मगर हमारे पास प्लस रुपया है, तो हमने इसको जर्नलाइज एंट्रीज में डालना है। आगे जाते हैं ये और भी क्लियर हो जाएगा। किसको यहाँ तक क्लियर नहीं है? न्याज क्लियर जी, विशाल क्लियर नहीं? अच्छा, फिर हम आते हैं जो एंट्रीज हो, हम इसको एडजस्ट किस तरह करेंगे। यहाँ पे तो प्लस हमारे पास आ गए, हमारे पास पैसे ज्यादा आ गए, इसको हम एडजस्ट किस तरह करेंगे। देखिए ये बात याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि कोई भी पैसे आगे पीछे नहीं होते, ना जाते हैं ना आते हैं, उसको आपने किसी तरीके से जर्नलाइज एंट्री में रखने हैं। आपने वैसे पैसे जेब में नहीं डाल सकते, साइड में नहीं, आपने बुक में उसको एंट्री जरूर करने की मेरे पास प्लस ज्यादा कम आ रही है, तो उसको हम आप एंट्री किस तरह करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हमारा जो कैश का लेजर होता है उसमें हमारे पास हम लिख देंगे कि सरप्लस अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो है 200 रुपये, ठीक है। लेजर के अकाउंट में, कैश के अकाउंट में हमने उसको सरप्लस डाल दिया, ये ज्यादा है क्योंकि पैसे आगे पीछे वैसे भी नहीं होते, ये हमें पता चलेगा आखिर में जब एंट्री करते रहेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि यहाँ पे कमी है, तो ये 200 रुपये पे हम डाल लेंगे एंट्री के लिए। तो हमने इसको जर्नल करना है, इसको एंट्री करना है कि मतलब कहाँ पे पैसे आए, कहाँ पे हमने रख दिए, इसको हमने एंट्री करना है। किसको समझ नहीं आई इस बात की मेरी? जी जी मैडम जी, नहीं ऐसे वो ठीक है। देखो चलो। अच्छा, सेम वही बात है, लेटर टाइम में फिर हम इसको सरप्लस पे लेके जाते हैं, और मिसाल के तौर पे फिर जब हमारे पास यहाँ पे तो ये सरप्लस पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पैसे कम निकलते हैं, या ये पेमेंट नहीं होती, या इसमें 300 रुपये होते हैं, तो वो पैसे हम यहाँ पे ला के इसके साथ प्लस कर लेते हैं, हमारे पास 500 पूरे हो जाते हैं, वही अमाउंट जो हमारी है, ठीक है, जो सरप्लस हमारे पास ज्यादा पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसका ये आप जो थ्योरी है ये पढ़ेंगे, जो हमारे मैंने बातें की वो सेम एज यूजुअल है, मैंने सिंपली बता दिया, ये मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। जो हम ये एंट्रीज करते हैं इस पे कौन कौन से टाइप हमारे पास, मेरे पास है अप्रूवल एंट्री, मिसाल के तौर पे अक्रूवल एंट्री किसको कहते हैं? ऐसी एंट्री जो कि हम एडवांस में करते हैं पहले से, ठीक है। किस तरह? मिसाल के तौर पे अभी मुझे कॉल आई है, मुझे किसी ने कॉल किया है कि मैं आपको 20,000 रुपये भिजवाता हूँ, तो उसको हम एडवांस में
कर दे कि अकाउंट रिसीवेबल में आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने एक सेल कर दी है, अकाउंट रिसीवेबल, हमने कोई पेमेंट कर दी है, या मिसाल के तौर पे हमारे कोई प्रोडक्ट्स सेल कर दिए, हमें पेमेंट अभी मिली नहीं है मगर हमने उसको क्रेडिट पे दे दिए, तो वो हमारे पास ऐसी एंट्रीज है कि उसको हम एडजस्ट करते हैं। ये पहले हमने नंबर 1 पे डाल लिए, ठीक है। 5 तारीख को ये एंट्री हुई है कि हमें पैसे वसूल होंगे और सेल रेवेन्यू से हमें ये आएंगे, ठीक है। जब ये पैसे हमें वसूल हो जाते हैं तो उसको हम फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं, कैश हम जब मिल जाता है तो हम डेबिट पे लेके चलते हैं, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 500 पे चला गया। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल किसको कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल इस अमाउंट को कहते हैं कि जो हमें रिसीव्ड होगा, किसी के ऊपर हमारा कर्जा है या जो भी चीज है और हमें किसी टाइम में जो ड्यूरेशन है उसमें रिसीव्ड होगा, उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। किसको नहीं क्लियर? जी भैया से जी द एलिमेंट्स दैट यो शेयर करेक्ट, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल ऐसा है ना कि फर्स्ट में हमने सेल कर दिए 5 तारीख को, पैसे हमें भी मिले नहीं, ठीक है, ठीक है, हमको पैसे भी नहीं मिले, हमने के 5 तारीख को हमने सेल कर दी, मगर हमने हमारे जब ऑर्गेनाइजेशन की चीज आउट जाएगी तो हम एंट्री तो करेंगे ना। अच्छा, ये एंट्री कर दिए कि अकाउंट रिसीवेबल, ये पैसे हमसे वसूल होने वाले हैं, अच्छा, ठीक है, तो ये चले गए डेबिट पे, ठीक हो गया, ठीक है। और सेल रेवेन्यू, अभी सेल से जो रेवेन्यू आएगी वो हमारे क्रेडिट पे चली गई, मेरे पास लोगों से पैसे आएंगे, अभी हमने ये एक एंट्री कर दी। फिर इसके बाद जब ये पैसे वसूल हो जाएंगे, ये क्रेडिट की एंट्री है, ये क्रेडिट की एंट्री है। ये सेम अमाउंट की जब कैश पे एंट्री आएगी तो उसको हमने 25 तारीख पे ये की कि कैश हमें मिल गया तो 5000 पे चला गया, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो अकाउंट रिसीवेबल पहले 500 था डेबिट में था, वो क्रेडिट हो गया, दोनों आपस में क्रॉस हो गया, हमें कैश पे आ गया। किसको नहीं क्लियर ये एंट्री? जी बच्चे, जी नियाज क्लियर सर जी दावले मंगो दावती दपारको मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एंट्रीज, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है, ठीक है। आपने एंट्री कर दी है, आपने एक चीज बेच दी है, तो आपने एंट्री कर, पैसे तो आपको अभी मिले नहीं है, कैश नहीं आया, ठीक है, तो ये क्रेडिट पे कर दी तो इसकी एंट्री आपने इस तरह कर दी। यस सर, جلد سرزن لك وتدرب जी 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 یو خو هغه د روزنامچې د حساب نه دی کنه اکرول دا چې لکه کرونیکل حساب سره کم ټرانزیکشنز دی هغه تاسو دا ټایم د حساب ریکارډ کوئ او دا بیا تاسو چې کوم نه نو ټیک مل او ما کټګورایز هم کړی چې لکه دوه وو دا کې دې زمان دا رو رسېږي دې زو कर्जदार मतलब जो पैसे हम क्रेडिट पे कम सेल करते हैं, किसी को देते हैं, तो मिसाल उसमें ये बात आती है, जब हम क्रेडिट पे दे देते हैं तो मतलब ये एंट्री कर लेते हैं अपने बुक्स में, हमारे पास एंट्री तो हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कहेगा कि मतलब हमारे 500 का सामान चला गया, कहाँ पे एंट्री? तो ये एंट्री हम दिखाएंगे कि ये पैसे रिसीव्ड होंगे और सेल रेवेन्यू से हमें आएंगे, ये दोनों ट्रांजैक्शन। जब ये पैसे हमें कैश में मिल जाते हैं, जब पैसे तो कैश हमें आ गया और अकाउंट रिसीवेबल में ये कम हो गया। किसको क्लियर नहीं? आपको क्लियर है बच्चे? थोड़ा सा खैर है, मैं आपको ये समझा देता हूँ फिर, ठीक है ना? कुछ मसला ठीक है, ठीक जैसे वो अच्छा। इसी तरह के जो हमारे वो हैं अक्रूड एक्सपेंसेस, वो अक्रूड एक्सपेंसेस ऐसा है कि मिसाल के तौर पे हमें मिलता है बिजली का बिल घर में 20 तारीख को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होता है कि जब आप मिसाल के तौर पे 20 तारीख को आपको बिल आ गया 20 मिसाल के तौर पे तो ठीक है, तो अभी आपने एक्सपेंडिचर का पहले से एंट्री करनी है, आपने जो खर्चे आपने आने वाले टाइम में करने हैं तो उसकी एडवांस एंट्री है आपके पास। अभी आपको खर्चे की वो मिल गई है कि आपने ये पेमेंट करनी है, यूटिलिटीज की पेमेंट, तो यूटिलिटी एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट हो गए, और यूटिलिटी पेबल जो हमने अभी पेबल कहते हैं जो फीस हमने देनी है, तो हमारे पास क्रेडिट में आई, पैसे हमने नहीं दिए मगर हमें सिर्फ बिल वसूल हो गया, गैस का, टेलीफोन का, जो भी बिल है, बिजली का, वो हमें मिल गया आज, तो ये हमने पहले एंट्री कर ली। जब ये पैसे हम दे देते हैं, ये सिर्फ एंट्री है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अभी जब पेमेंट कर लेते हैं,
ये पेमेंट वाली एंट्री है। तो हमारे जो अकाउंट पेबल है, पैसे देने हैं, वो डेबिट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट में एक क्रॉस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और कैश हमसे चला जाएगा तो वो 5000 रुपये पे आ जाएगा। जी किसको नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है रिसीवेबल बताया। हाँ जी बच्चे, आपको क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मुझे क्लियर लिंकी माँ वाले बताएं। ठीक है। अरे ये ऐसा है ना, आपको घर पे इंटरनेट का बिल मिलता है, स्विगी गैस का बिल मिलता है, तो उसमें 10 दिन 15 दिन होते हैं, ठीक है ना? तो आप अपने पास डायरी में लिख लेते हैं कि ये चीज हमने पे करनी है, तो उसकी एंट्री हमने इस तरह कर दी है कि एक्सपेंडिचर है मगर हमने देने हैं, अकाउंट पेएबल है, एक चीज की खर्चे हैं वो हमने करने हैं और हम करेंगे इसको। जब हम आप कर लेंगे एक चीज के खर्चे तो उसको फिर हम यहाँ पे सेकंड नंबर 2 में एंट्री करेंगे। अभी क्लियर है? Yes. जी नहीं से क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर जी। अच्छा, हम आते हैं डेफर एग्जांपल में, मतलब डेफर। इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे वो हमारे पास खर्चे थे, एक्सपेंडिचर थे, अभी ये हमारे पास पेमेंट्स की उसूल है, जो पेमेंट हमें मिलेगी, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल कर दिया, हम अपनी सैलरी की भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने साथ एंट्री कर लेते हैं 20 तारीख को कि हमें कैश मिलेगा, इस तारीख को कैश मिलेगा, तो हम एडवांस में उसकी एंट्री कर लेते हैं कि 20 तारीख को कि कैश हमने मिलना है इस डेट को। तो उसके भी पैसे हमें मिले नहीं है मगर हमने एंट्री कर ली कि पैसे हमें मिलेंगे, एक्सपेंडिचर सॉरी रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल का मतलब ये है कि कैश हमें मिलना है, अभी कैश मिला नहीं। दूसरी बात, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो ये 2 नंबर पे हम इसको एंट्री करेंगे। हम फिर कैश जो हमें पास मिलता है वो कैश है डेबिट, फिर यहाँ पे सेल रेवेन्यू में ये आ जाएगा एड, पैसे हमें मिल जाएंगे तो हम उसको क्रेडिट पे लेके जाएंगे। क्लियर है? किसको नहीं क्लियर मुझे बताएं। जैसे पहले एक्सपेंडिचर थे, ये भी हमारे पास सेल का जो डिफरल है। Sir, you have the procedure. जी जी, Why do we call it unearned? अभी तक हमें मिले नहीं। Logicalos received to sir no जब unearned na bia zamon कैश तरह है, सेल रेवेन्यू तरह है। तो दाना अकाउंट ना, मिसाल के तौर पे ऐसी भी हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, कैश डीआर और सीआर, ठीक है। हमें कैश जो है अभी मिसाल के तौर पे मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो हमने तो हर जगह पे डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है कि हमने डबल एंट्री करनी है। तो जब कैश मिलेंगे तो कैश को हम क्रेडिट कर लेते हैं और रेवेन्यू को मिसाल के तौर पे या सैलरी को हम क्रेडिट पे लेके जाते हैं। ठीक है सर, बस unearned वाले अगर वो अर्न नहीं तो उस टाइम पे, ठीक है सर। ठीक है। अभी इसको जब ये सैलरी हमें मिल जाएगी तो उसको हम रिवर्स करेंगे ना, ठीक है ना, कैश में लेके जाएंगे तो उसको हम वापस कर देंगे, मतलब अर्न सैलरी, तो फिर ये वाली सैलरी जो है ऊपर आ जाएगी डेबिट में और हमारे पास कैश या मतलब वगैरह यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। किसको नहीं क्लियर ये बताएं जी। अच्छा उम्र के मेरा अवस्थे जी जी, ठीक है ना बच्चे, किसको नहीं क्लियर ये बताएं। समझ आ रही है आप लोगों को इस चीज की? यस यस बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरह हमारे पास रेंट होता है, प्रीपेड रेंट कहते हैं, एडवांस में पे करने के लिए। प्रीपेड ऐसा है कि ऐसी चीज, मिसाल के तौर पे जिस तरह पोस्ट पेड होता है, प्रीपेड होता है। प्रीपेड कहते हैं कि आप पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद यूज करेंगे, पोस्ट पेड ये करेंगे दे देंगे आप यूज करके उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास ऐसी एक्सपेंडिचर की एंट्री है कि मतलब वो हमने एडवांस में कर दी, उसके रिवर्स में आ गई। जैसा मिसाल के तौर पे एक रेंट है और हमने वो एडवांस में करना है, कैश को देना है, तो फर्स्ट नंबर 20 तारीख को हमने मिसाल के तौर पे एडवांस, अक्सर ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, वो मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग भी रेंट की,
तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर ये इसका जो मतलब बिल्डिंग का ऑनर होता है वो कहता है कि मुझे इस मरतबा रेंट थोड़ा सा 10 दिन पहले दे दो तो मुझे चाहिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको 20 तारीख को रेंट दे देते, हालांकि वो हमें ड्यू है 30 तारीख पे ड्यू है, मगर हम जब इसको एंट्री करेंगे तो वो 20 तारीख को एंट्री करेंगे तो प्रीपेड इसको इसलिए कहते हैं कि हमने एडवांस में कर दिया। और क्या कर दिया, कैश डेबिट क्रेडिट पूरे हो गए ड्यू के साथ। क्लियर से क्लियर है आपको, आप लोग क्लियर, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट हमने एडवांस में रेंट दे दिया है। जब ये हमारे पास 30 तारीख को मतलब पहले एडवांस में किया था, अभी हम इसको वापस करेंगे कि मतलब लेके जाएंगे, ये हमारे रेंट के एक्सपेंडिचर 30 तारीख पे आ जाते हैं तो प्रीपेड, ये प्रीपेड वाले वर्ड जो है यहाँ पे आपके पास में क्रॉस हो जाएगा इस तरह। क्लियर है कि नहीं, किसको नहीं क्लियर? ठीक है सर, दा मंथली होता है बोला का ब्रेकअप ते सर चले का 24,012 2024 जी जी। ये मिसाल के तौर पे ऐसा होता है ना कि अच्छा पूरे साल का मिसाल, पूरे साल की मिसाल 2000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये हमारे पास 24,000 रुपए हो गए, ठीक है। जब एक 30 आएगा तो ये एंट्री हम करेंगे तो हमारे पास ये 22,000 रुपए रह जाएंगे, ठीक है, एडवांस में एंट्री किए। पर जब मतलब कि 28/2 आएगा तो फिर हम 2000 इससे माइनस कर लेंगे तो 20,000 रुपए रह जाएंगे अल्टीमेटली सारे साल के इस तरह हमारे पास एंट्री आती जाएगी। क्लियर है, किसको नहीं क्लियर है बताएं? विशाल क्लियर है सर, क्लियर है से हाँ। अच्छा हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, एस्टिमेटेड एग्जांपल। एस्टिमेटेड किसको कहते हैं? किसी चीज के बारे में एस्टिमेट करना। किसी चीज के बारे में एस्टिमेट करना इस तरह है कि मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल होता है कि वहाँ पे जो मशीनरी होती है, आपका बेसिकली क्या काम है? फिजियोथेरेपी। वहाँ पे कोई मशीन है ना? अच्छा, वहाँ पे फिजियोथेरेपी की या कोई भी एक्सरे की जो मशीन होती है तो उसकी प्राइस होती है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए इसकी प्राइस होती है। जब ये 1 साल गुजार जाती है तो इसकी जो प्राइस होती है वो 10% डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो उस तरह काम फिर नहीं करती, उसको वैल्यू उस तरह, ये फाइनेंस का तो उस जो 10% डिक्रीज इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं कि हर साल हम किसी चीज की वैल्यू को 10% डिक्रीज करते हैं और वो खुद ब खुद 0 पे आ जाती है 10 साल बाद। किसको डिप्रिसिएशन कुछ क्लियर है? क्लियर हुआ? ऐसा है ना कि मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की मशीन है तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू जो होती वो 90,000 रुपए की रह जाएगी। अभी क्लियर हुआ? तो 2 साल बाद मिसाल के तौर पे ये 81,000, इसी तरह ये इसकी वैल्यू आखिरकार 1 साल को तकरीबन 10 साल बाद इसकी वैल्यू 0 पे आ जाएगी। तो ये डिप्रिसिएशन कास्ट है। डिप्रिसिएशन कास्ट को हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेशन किस तरह होती है? मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कहते हैं कि एक मशीन है वो तो आम रूटीन में यूज होती है। एक कंस्ट्रक्शन वर्क में कैसी मशीनरी होती है कि उसका बड़ा रफ यूज होता है, ठीक है, रफ यूज होता है, तो मतलब उसकी वैल्यू शायद 10 साल तक वो ना रहे, 10 साल तक वो ना गुजरे, तो आप उसकी एस्टिमेट से मिसाल के तौर पे आप कह दें कि मतलब में इतनी खराबी आई तो इस एस्टिमेट से इसकी डिप्रिसिएशन निकालते हैं। अभी क्लियर है कि नहीं? पाकिस्तान में वदाशा होटल भी चले उजाड़ी सड़े पर की मतलब वाली पत्तों ले रखा पाकिस्तान में बात ये सारी बात बाहर मौजूद बताते हैं, ठीक है ना? पाकिस्तान में तो इस तरह होता है, मगर उसकी डिप्रिसिएशन का हम हर साल डिप्रिसिएशन उसके निकालते हैं। सर 10% पर दे दा पारा में आगे दा पारा में ना चिकम जो हमारे पास एस्टीमेट में उस बात की कर रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसकी चीज को हम वैल्यू देख के एस्टीमेट करेंगे। हम इसको 10% डिक्रीज करेंगे, 12% करेंगे, 20% करेंगे। मिसाल के तौर में एक शावर की मशीन है उसकी प्राइस है 10,000 रुपए, ठीक है, और 1 साल में वो बहुत ज्यादा रफ यूज हो तो हो सकता है कि वो 20% भी डिक्रीज हो जाए। एक एस्टीमेट को लगाने के लिए हम
एस्टिमेट का Yes, एग्जांपल sir. यूज करते हैं। तो 10% जो है सर ये स्टैंडर्ड है या ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड है। हर साल 10% वो डिक्रीज हो जाती है आपकी एसेट की वैल्यू, जो आपकी मशीनरी जो भी चीज़ है उसकी एसेट की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। ये कुर्सी है, ये आपका जो सरमाया है, एक साल में मिसाल के तौर पे इसकी 5,000 है, तो एक साल गुजरने के बाद इसकी 10% वो ये 4,500 रुपये इसकी वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिप्रिसिएशन इसको कहते हैं। तो बार्गेनिंग के लिए सब फिर अच्छा टूल है जी, बार्गेनिंग के लिए, Bargaining, कोई चीज खरीद रहा हो तो बार्गेनिंग उससे करके वो बहुत ज्यादा वो मतलब उसकी तो बेनिफिशियल है कि कितना टाइम यूज, फिर मतलब ये एस्टिमेट उसमें आता है कि एक गाड़ी अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से खरीदी है उसने बड़े अच्छी यूज की, दूसरा कहता है कि नहीं ये टैक्सी में यूज है बड़ा रफ यूज हुआ है। तो जो रफ यूज होते हैं तो उसकी एस्टिमेट आप लगाएंगे एस्टिमेशन के तरीके से, और जो मतलब आम वो तो 10% से डिक्रीज होगी आम, ठीक है ना। तो हम इसको एस्टिमेट में एडजस्ट करते हैं इंक्रीज को डिप्रिसिएशन की। तो 430 पे हमने एक एंट्री कर ली है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर 560 रुपए होंगे। आगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो हमारे टोटल डिप्रिसिएशन है वो 560 रुपए पे हमने इसको डेबिट क्रेडिट कर दिया है आपस में। ये हमने एक एस्टिमेट लगा लिया कि इतनी हमारे डिप्रिसिएशन एक साल में एक मशीन की या मल्टीपल सारी मशीनों के एस्टिमेटेड कार लगाने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। किसको नहीं क्लियर? क्लियर ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आते हैं हम अलाउड पे। इसकी जो हमारे पास जो डिप्रिसिएशन की जो एक्सपेंडिचर है उसको हम दो चीजों में लेके जाते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। 30/4 पे हमने एक चीज की डिप्रिसिएशन कर ली है डेप्टफुल की 320 रुपए, जो हमारा डिप्रिसिएशन का टॉपिक कंटिन्यू जा रहा है उसको हम फर्दर एक्सपेंडिचर में फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास $650 रुपए $650 का जो एक्सपेंडिचर था उसको हम फर्दर किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अलाउंस फॉर डेटफुल अकाउंट, जो हमारे पास अकाउंट्स आएंगे, हमारे पास जो पैसे आएंगे डिप्रिसिएशन से, एक साल बाद हम इसको बेच लेंगे, 2 साल बाद हम इसको बेच, हमारे पास पेमेंट आएगी, तो उसकी ये फर्स्ट टाइम पे ये पेमेंट है फिलहाल, ठीक है। अभी ये पेमेंट हमें आएगी, हमने एस्टिमेट लगा लिए। दूसरे साइड पे हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि कितनी पेमेंट कितने टाइम में आएगी, उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिसीवेबल से कैश में चला जाता है तो हमारे पास ये एंट्रीज एडजस्ट हो जाती है। जी जैसे हो जी संग दे संतो का संभव आप डॉक्टर साहब जिया साहब दी जो हमारा को जी जिया साहब दी होता पर के भी सख्त जुर्माना बिल्कुल जुर्माना तो कैसे भी तरह से रहते हैं देर बजे Ett vakti vid torgen var jag hela tiden. हाँ आज तक क्या रहा Det är väl طب صرفين مثل ترك Ja, det kör. то что мы пин раусты то что сама создать через та сюда ठीक है सर सही बराबर सर ये देखिए हमारे पास डिप्रिसिएशन कास्ट हमने डेप्टफुल में है, अभी हमने मतलब मिली नहीं, हमें पैसे मिले नहीं। डिप्रिसिएशन का यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इस जगह पे ये है कि डिप्रिसिएशन करते करते हमारे चीज की वैल्यू 0 निकल आती, ठीक है। हमारे पास 650 रुपए थे डिप्रिसिएशन कास्ट कम करते करते, और उस चीज को हमने सेल कर दिया है, कबाड़ी पे बेच दिया है, बाहर आम रूटीन पे बेच दिया, उससे हमें जो पैसे मिलेंगे तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल उसकी टोटल प्राइस थी 650 रुपए, मगर हमें मिलेंगे 320 रुपए क्योंकि हमने कबाड़ी पे आम रूटीन पे बेच दिए, ठीक है ना। तो जब हमने एंट्री करनी थी तो पहले हमने सिर्फ एंट्री कर दी, जब हमें कैश मिल गया, अलाउंस मिल गए तो हमने उसमें डाल दिए डेबिट एक्सपेंडिचर में। किसको नहीं क्लियर ये बात? सर ये तो क्लियर है, लेकिन ये बैड डेब्ट बैड डेब्ट उसको कहते हैं कि जो हमने लोगों से लिए पैसे और उसको टाइम पे पे ना कर सके, पे ना कर सके, बैड डेब्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक जी है सबको। अच्छा हम आते हैं
एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ। पहले हम थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस हर ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है तो वो बनता है हर महीने के एंड में और फिर हर साल के एंड में। ठीक है, उन सारे वैल्यूज को हम ला के यहाँ पे रखते हैं तो उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे मेरे ख्याल में है अच्छा कैश है, मेरे ख्याल में कैश एंड है। तो कैश तो आप जानते हैं हमारे पास कैश आम जो कैश होती है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करें। अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे हैं जो हमें भी मिलने हैं, बाहर से आने हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा एसेट है तो हम उसको भी डेबिट में यूज करते हैं, डेबिट में इसको इंक्रीज करते हैं। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? इन्वेंट्री ऐसा है कि जितना स्टॉक हमने बनाया और हमारे पास पड़ा हुआ है, मिसाल के प्रोडक्ट हमने बनाए हुए हैं या मिसाल के तौर पे हमने ऑलरेडी कोई स्टेशनरी या वगैरह खरीदी और हमारे पास स्टोर में पड़ी है तो ये हमारी इन्वेंट्री है। हमारे पास मतलब वो हम यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मतलब अपने एक्सपेंडिचर में। तो इन्वेंट्री वो चीज होती है जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, बनी बनाई। मिसाल के तौर पर फार्मा की कंपनी है तो उसके पास मेडिसिन टैबलेट वगैरह ऑलरेडी बनी, उसको इन्वेंट्री है। या ऐसा मटेरियल जो रॉ मटेरियल उससे बनेगा और वो भी उसके पास पड़ा है तो वो भी उसकी इन्वेंट्री है। पैकिंग का जो मटेरियल इसके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी यूज नहीं, वो भी इसकी इन्वेंट्री है। ठीक है, किसको नहीं क्लियर इन्वेंट्री का? ठीक है जी। अच्छा, हम आते हैं लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट। जो हमारे पास लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट किसको कहते हैं? जो हमारे ऑलरेडी लीज किए होते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि आपने ये शॉप्स वगैरह नहीं होते, ये उसमें सदर में वो मतलब वो गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसके पास है, उसका कंट्रोल उसके पास है। ठीक है, तो वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड के पास वहाँ पे लोग जो है पर मंथ का किराया 2000 रुपए जमा कर दे। ठीक है, जो उसने लिया, मगर उसमें आके 1,20,000 रुपए वो बाहर वो शॉप देते हैं या खुद खरीदते हैं। तो ये लीज पे जो आपको इम्प्रूवमेंट मिल रही है ये वो पैसे हैं। क्लियर है कि नहीं? मिसाल के तौर पे आपने एक लीज लिया हुआ है और इसका रेंट आप मिसाल के तौर पे 20,000, एक शॉप है, कैंटोनमेंट बोर्ड की शॉप्स होती है, उसके किराए कैंटोनमेंट बोर्ड के पास बस 5,000, 1,500, 2,000, 5,000 इतने ज्यादा जमा, मगर हालांकि उसकी प्राइस ये होती है, यहाँ बाहर जो बोल लेते हैं लोगों को देते हैं तो इतने पैसों पे उसकी प्राइस होती है। ठीक है, तो ये से माइनस करके जो पैसे आएंगे वो आपका लीज इम्प्रूवमेंट है। जी क्लियर है आप लोगों को? जैसे क्लियर आपको क्लियर है समझ? जी जी ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गए वो डेबिट में। अभी हम क्रेडिट की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्रेडिट में क्या है। ये क्रेडिट ये सारे हम प्लस करते हैं तो इसका जो टोटल ये हमारे पास, ये मैं इसकी मिसाल ले दूं, इसकी और इसकी, ये हमारी सैलरी है। ठीक है, ये हमारे पैसे हैं जो हमें मिलते रहते इन दोनों की, इन जगह की। अभी ये पैसे कहाँ कहाँ पे लगते हैं? तो ये एक्सपेंडिचर पे लगते हैं, तो ये इससे माइनस हो जाएंगे तो ये दोनों पूरे के पूरे आ जाएंगे। पर हेड मैं इसको आता हूँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन। जो हमारे पास कैलकुलेटेड डिप्रिसिएशन है वैसे हमने कैलकुलेट की होगी, वो हमारे पास ये है 2,000 रुपये। अकाउंट पेएबल, जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल होते हैं हमें पैसे वसूल होने होते हैं, अकाउंट पेएबल हम पे किसी के कर्जे भी होते हैं, हमने किसी को पैसे देना होते हैं तो उसको अकाउंट पेएबल कहते हैं। जी किसको नहीं क्लियर? ये क्लियर है सर दा शिकम एंट्रीज पर ट्रायल बैलेंस की दी जी जी नो दा बाइंडिंग खुद दी पर नेचर के या दा मुन कस्टमाइज को इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस एंटिटी टू बिजनेस एंटिटी भी बंदा ठीक। ईच हर ऑर्गेनाइजेशन की एंट्रीज होगी इस तरह, हर किसी का, वो ख्वाह एक इंस्टीट्यूट चला रहे या एक फार्मास्यूटिकल फर्म चला रहे, एंट्रीज होगी उस तरह।
उसके पास कैश भी इस तरह पर होगा, उसके पास अकाउंट रिसीवेबल भी इस तरह होंगे, उसके डिप्रिसिएशन सब कुछ इस तरह होगा अगर वो मतलब अपने एक्सपेंडिचर इस तरह रखेगा। ठीक है सर माजरत गवर्नमेंट जी, जी, सपोज जी। अगर को लगाउस्ता सुदा लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स हुई जी कदा द कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया न दा जी जी नो अल्ता खुदा न एप्लीकेबल दागा कि मिसाल के तौर पे देखिए बा हमें तो सदा से बल से वाला बेनिफिट मिला होगी, दूसरी जगह की बेनिफिट्स को ये मिली होगी मिसाल के तौर पे कारखानों मार्केट में भी इस तरह का कोई प्रोसीजर है कि वहाँ पर भी अवसर दा जनरेटर्स शू या लगा दा कम इंडस्ट्रियल मशीन्स या ऑपरेशनल गैजेटरी दा दा कम पा लीज बांधे बैंक्स वर्क या लीजिंग कॉर्पोरेशंस ऑफर कई आया का मुंगे हेड के रह ना दा हमंगा बेनिफिट इंप्रूवमेंट आप लोग दा हमंगा बेसिकली द कैश ठीक है सर हिसाब को कैश मुंग दसन राबो बकम जे गल को बकम हिसाब से रहो हमारा जो कैश का ट्रायल हो वो हम यहाँ पे कैश का ट्रायल देखते हैं महीने बाद साल बाद हर महीने के एंड में। ठीक है हम यहाँ पे सिर्फ अभी ट्रायल देखते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास कैश की जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर? ठीक है ठीक है सर। अच्छा हम आते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंडिचर जो मतलब अभी हमने किए नहीं होंगे मगर हमने अपनी एंट्री को तो वो इसमें हम डालते हैं। मिसाल के तौर पे 25 को हमने बिल देना है या 5 तारीख को हमने यूटिलिटी का बिल देना है मगर वो अक्रूड इसलिए कि वो एडवांस में हमने लिखा हुआ है अपने पास। अक्रूड कैसे पहले हम एंट्रीज में एडजस्टमेंट में हम ये इसका जिक्र कर चुके हैं। हेड क्लियर है कि नहीं? ये हेड ठीक है सर। जी विशाल। यस सर। जी आपको दोनों से अक्रूड एक्सपेंसेस उसको कहते हैं जो कि अभी हमने दिए नहीं है मगर हमने अपने रिकॉर्ड में डाले हुए कि हमने देने हैं, ये सिंपली बात है। इसी तरह अर्न इनकम, जो हमारे पास इनकम है वो भी हमें अर्न नहीं हुई, हमें मिली नहीं है, वापस हम मिले मगर हम उसको रिकॉर्ड कर दें यहाँ पे। क्लियर है ये बात? किसको नहीं क्लियर ये बात? ठीक है ठीक है जब फिर हम आते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है लाइबिलिटीज को उसको कहते हैं कर्जे, किसी के हमारे ऊपर कर्जे होते हैं उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है फिर हम आते हैं ये लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म जब हमारे पास कर्जे जो होते हैं 1 साल से मतलब ज्यादा होते हैं, 1 साल से ज्यादा होते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 साल से जब कम होते हैं तो हमारे पास शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है कि ये लॉन्ग टर्म मतलब मिसाल के तौर पे 1 ईयर से ज्यादा, मिसाल के फेस क्लियर करना सर जी 1 fiscal year, 1 fiscal year। ठीक है लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं? लाइबिलिटीज कहते हैं कर्जों को। लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं? कि जो ज्यादा अरसे तक हमारे पास चल सके, हमने किसी से पैसे लिए इस बात पे कि हमने आपको 5 साल बाद इस पे पैसे देने हैं तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। अगर हमने किसी को पैसे दिए और उसको हमके 20 दिन बाद देंगे तो हमारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगे। क्लियर हुआ अभी कि नहीं? यस। अच्छा हम आते हैं कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हम लाइबिलिटीज जो होते हैं अकाउंटिंग में ये 2 किस्म के होते हैं। एक होता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक किसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे नैयर साहब ने, विशाल ने और जिया साहब ने पेमेंट कर दी, पैसे हमें दे दिए 1 2 3 बंदों ने, मिसाल के तौर पे 15,000 10,000 और 20,000, ये हमारे पास 50,000 रुपए है। ये कॉमन स्टॉक लोगों के, आम लोगों के पैसे हैं, लाइबिलिटीज है। ठीक है इसके साथ हमारे पास आती है नाम पे डेब्ट। डेब्ट वो अमाउंट होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं, बैंक से जो हम पैसे लेते हैं वो डेब्ट अकाउंट होते हैं। डेब्ट ये बैंक से होते हैं, बैंक से हमने कर्जा लिया, ये एक तरह की, या मिसाल के तौर पे हमने यहाँ के अपने ऑर्गेनाइजेशन के शेयर लोगों को दे दिए, उसको भी डेब्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी को कहा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर दो, हमारे इतनी % आपको दे देंगे,
ठीक है। तो मतलब ये डेब्ट किसको कहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन बैंक के साथ आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हो, उससे कर्जे को डेब्ट को कहते हैं। हमारे पास लाइबिलिटीज दो किस्म का, कॉमन स्टॉक आम लोगों से जो हम पैसे लेते हैं, और डेब्ट जो हम मिसाल के तौर पे बैंक से उन चीजों से लेते हैं और थ्रू एग्रीमेंट लेते हैं, उसको मतलब होते हैं। तो कॉमन स्टॉक वो पैसे के लोगों को हमने देने हैं। क्लियर है कि नहीं? असल में सब इशू ये आ जाता है जब आप हम लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले आते हैं क्रेडिट कार्ड का सर, ठीक है सर। अब क्रेडिट कार्ड वाली ये चीज़ होती है कि मैं पैसे दे देता हूँ, पैसे एक किस्म के वो दे देता है, क्या कहते हैं, बैंक दे देता है। क्रेडिट कार्ड पे जब मैं पेमेंट करता हूँ तो क्रेडिट बैंक वाले देते हैं, उसको फिर मैं वो कर देता हूँ, पैसे देता हूँ। अब आप कह रहे हैं कि ये डेबिट होगा, अब वो डेबिट में नहीं बात की, ये डेब्ट होते हैं। ये मिसाल मैंने लायबिलिटीज की बात है, ये डेबिट वाली नहीं, डेबिट वाला किस्सा नहीं। हाँ, मैंने लायबिलिटीज बताई है कि लायबिलिटीज हमारे पास लोगों के कर्जे की जो मतलब फेस वो चीज होती है, वो दो किस्म की होती है। एक मतलब कॉमन स्टॉक पे हम लोगों से आम लोगों से पैसे लेते हैं, या मिसाल के तौर पे कॉमन स्टॉक में ये आ जाते हैं कि हम पैसे ले लेते हैं, या मिसाल के तौर पे आपके पास मिसाल के तौर पे मैकेडमी या के मतलब सिस्टम जरा आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है कुर्सियों का, मुझे दे देते, आप मेरे साथ शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड वाला जो वो भी वो लायबिलिटी भी आता है ना, वो अलग बात है। अवार्ड द डेब्ट ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वो क्रेडिट कार्ड तो आपसे साथ होता है ना, और उसमें तो आप मतलब कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वो तो मतलब आम सा बस एक छोटा तो आ जाते हैं। इसमें डेब्ट आप जब बैंक से कर्जा लेंगे ना, आपसे मिसाल के तौर पे 15-20 डॉक्यूमेंट्स वो साइन करेंगे, वो म्यूचुअल वो हम डेब्ट के थ्रू करते हैं। कॉमन स्टॉक हम लोगों से जो पैसे लेते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी की एक मिसाल है कि कर्जे हम दो किस्म के लेते हैं लोगों से। भी क्लियर है कि नहीं? किसको नहीं क्लियर ये टॉपिक? जी जी ऐसे हो। अच्छा, फिर हम आते हैं डिविडेंड। डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने मतलब हम 3 लगे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और साल के आखिर में हमें 1000 रुपये मतलब फायदा हो गया, और हमने आपस में डिवाइड कर ले, जो डिवाइड में हम पैसे देते हैं हम ये डिविडेंड पेमेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर नहीं हुआ? डिविडेंड किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पे हमने एक बिजनेस किया 1 साल के लिए, उसमें हमें प्रॉफिट मिल गया है 100 रुपए, ठीक है। हम 3 पार्टनर हैं, 4, जिसके जितने जितने पैसे उस परसेंटेज के लिहाज से मिसाल के तौर पे मुझे 20 रुपए मिले, दूसरे बंदे को मिसाल के तौर पे 40 रुपए मिले, और दूसरे को भी 40 रुपए मिले। तो ये जो पैसे हमें मिल गए, ये हमें डिविडेंड पेमेंट मिल गई। हमारे जो हिस्से का पैसे थे, जो हमारे हिस्से का प्रॉफिट था, वो हमें मिल गया, ये डिविडेंड पेमेंट है। डिविडेंड्स इसको कहते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है? यस बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस क्लियर होता जा रहा है कि नहीं? किसको समझ का हमें नहीं आ रही बताएं सर। जी जी। दा जखम accounts payable the accrued expenses दी जी no दा शिजुन द दिन credit शू दा क्रेडिट शो दा हम तक मतलब अन चकम लका दा जमुन लाड दा समूह लाड़ लतली दी। Yes. देखो दो किस्म की, दो खबरी, इसमें 2 बातें हैं। और अन इनकम ये अभी हमें हमारे लोगों की तरफ कर्जा है, यस सर। जब हमें मिलेंगे तो हम डेबिट साइड पे लाएंगे, अभी हमारे पास क्रेडिट में, क्योंकि एसेट है, अभी एसेट उसका नहीं बना, यस सर। ठीक है। तो ये अर्न है, ये जो मतलब एक्रूड एक्सपेंडिचर हैं, ये हमने पे करने हैं, वो हमें मिलने थे, ये भी हमने पे करने हैं, रिवर्स एंट्री इन दोनों की, ठीक है Yes, ना? sir, yes. तो अब ये इस बात पे समझ। अच्छा, हम आते हैं रिवेन्यूज। रिवेन्यूज क्या चीज होती है? जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में जितने पैसे हमें मिलते हैं वो हमारे रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 6 बंदे बैठे होने से हमें जितनी फीस दी ये हमारे रेवेन्यू है। अभी इसमें पेमेंट्स, यूटिलिटीज वगैरह ये चीजें नहीं, जितने पेमेंट हमें मिल गई ये रेवेन्यू है सारे, जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। आपकी सैलरी आती है, ये आपकी रेवेन्यू है, आपका प्रॉफिट कभी नहीं, ये बात याद रखिए। प्रॉफिट आपकी वो कि जब आपकी मिसाल आजकल तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी सैलरी मिसाल 50,000 होती है, तुम्हारे खर्चे 70,000 होते हैं, ठीक है, आजकल तो हिसाब इस तरह है। मगर इस बात ये है कि वो आपका प्रॉफिट कभी भी नहीं, जो आपकी सैलरी है वो आपकी रेवेन्यू है।
ऐसे जब आप अपने खर्चे माइनस करेंगे, आपके पास पैसे बच गए तो वो आपका प्रॉफिट होगा। यस सर, सकदा क्रेडिट केला गले सर जी रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसको यहाँ पर समझ नहीं आई? रेवेन्यू तक ठीक है सर। जी यहाँ से क्लियर है सर। आपको क्लियर है समझ? अच्छा, कुछ मजा आ रहा है? कुछ गुजारा कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो कोशिश करता हूँ कोई मसला हो तो खैर कर बता, मुझे रोक दिया करें, मैं खुश होता हूँ इस बात पे। ठीक है, अच्छा आते हैं कास्ट ऑफ गुड सोल। कास्ट ऑफ गुड सोल किसके कहते हैं? वो कास्ट जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ वो बेचने पे हमने लगाई है, उसको कास्ट ऑफ गुड सोल कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या क्या होती है? कास्ट ऑफ गुड सोल में हमारे पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और मतलब वो जो फ्यूल वगैरह आते हैं, बस वही जो हमारे पास फ्यूल वगैरह और जो उसकी ड्राइवर की सैलरी ट्रांसपोर्ट की, उस पे जो मतलब कास्ट ऑफ गुड सोल, ये बनाने पे नहीं, इसको बेचने पे जितनी हमारी कास्ट आ रही उसको ये कास्ट कहते हैं। क्लियर से? क्लियर है आप सबको? क्लियर? कास्ट ऑफ गुड सोल वो कास्ट जो हमने सोल्ड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फार्मा की मिसाल में दे दूं, हमने एक प्रोडक्ट बनाया है पेनाडाल, ठीक है, पेनाडाल हमें 100 पलटे मिल गए तैयार। अभी इसके बेचने पे हमारा कितना खर्चा होगा, यहाँ तक खर्ची कैलकुलेशन अलग है, मगर हम इसको ट्रांसपोर्ट पे लेके जाएंगे तो मिसाल के ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, जो हमारे पास मार्केटिंग वाले इसको मार्केट करेंगे उसकी कास्ट, ठीक है ना, वहां पे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा इसकी कास्ट, तो उसको सिर्फ सेल करने के, बनाने के नहीं, सिर्फ सेल करने पे जो कास्ट रहती है उसको कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सर। ठीक है जी जैसे बिल्कुल। अच्छा, हम आते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। जैसा कि हमारे पास डिप्रिसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया कि एक साल बाद हर मतलब हमारे उसकी वैल्यू मतलब कम हो जाती है। डिप्रिसिएशन अगर हम ये बात याद रखें, मिसाल के तौर पे एक मशीन की प्राइस है, वैसे में छोटा सी मिसाल दूं 100 रुपए, ठीक है, एक साल बाद इसकी 10% डिक्रीज होगी तो 10 रुपए इसकी कम होगी, ठीक है। अगर ये ट्रायल बैलेंस हम एक मंथ का बनाएंगे तो हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बात आप जहन में याद रखिए। क्वेश्चन में भी आपने क्वेश्चन में भी आप बात रखें कि एक चीज की प्राइस 10 रुपए कम होगी एक साल में, तो एक महीने में कितने कम होगी वो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये कोई क्वेश्चन भी कर सकता है ना कि मतलब ये डिप्रिसिएशन तो ये बड़ा आधार है और 2000 रुपए किस तरह आ सकती, तो ये एक महीने का ट्रायल बैलेंस है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये करना है, देखना है कि ये अगर 30 जून पे बन रही तो फिर तो एक पूरे साल की होगी। अगर इसके अलावा कभी मतलब 30 जनवरी को बन रही तो एक महीने की है, 28 फरवरी को बन रही तो ये एक महीने की, अगर 30 जून को बन रही तो ये एक साल की पूरी होती है। क्लियर है कि नहीं? डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, रेंट एक्सपेंस, हमारा जो रेंट है, रेगुलर रेंट आता है उसके एक्सपेंडिचर, किसी भी घर का मतलब किराया होता है, किसी भी बिल्डिंग का किराया आता है, जो जो हमारे पास आते हैं उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा, सप्लाईज एक्सपेंसेस, सप्लाईज किसको कहते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को चलाने के लिए जो जो मटेरियल आता है उसको सप्लाईज कहते हैं। यहाँ पे इस क्लास को चलाने के लिए हमने ये एक मार्कर लिए, ये हमारी सप्लाई है, ये भी हमारी सप्लाई है। इसको यहाँ पे लाने पे जो खर्चा हुआ है उसको सप्लाईज एक्सपेंसेस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं जी? अच्छा, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज बिल्स को कहते हैं। सुई, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पानी वगैरह, ये जो यूटिलिटीज बिल होते हैं ये सारे खर्चों में आते हैं हमारे पास। सना आपको क्लियर है ये बात? ठीक है। वेजेस कहते हैं, वेज एक्सपेंस, वेजेस कहते हैं सैलरीज को, ठीक है। जो हमारे पास जितनी सैलरीज आती है, जितनी भी हमारे पास हुआ कि
तो उसको हम यहाँ से माइनस करते हैं सीधे इसको, तो हमारे पास डेबिट में चला जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो हमारे पास इंटरेस्ट, आपको पता है कि मिसाल के तौर पे हम बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक से, तो वो हमें किसी इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये कौन से बैंक ने अनाउंस किया था 9% पे, सही 9% ईयरली, तो एक साल पे मतलब इस पे कितने, मेरे ख्याल में 1090 हो जाएंगे एक्सपेंडिचर। 9% मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, कोई भी बैंक या कोई भी चीज आपको पैसे देता है कोई भी जगह, तो वो आपको एक इंटरेस्ट रेट पे देगा, एक सूद पे आपको देगा। बैंक से आप कर्जा लेते हो, आपको बताता है कि मतलब इतना इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होगा, मतलब अगर आपने 1000 रुपए 9% है तो उसका मतलब 1000 का 9% तो ये 90 आता है, ठीक है, 90 आता है। अगर पर मंथ है तो 12 पे डिवाइड करो, अगर नहीं है तो फिर 9 फुल ईयर का, ठीक है जी, सुना क्लियर ये बात। ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बैंक से हम कभी भी, मतलब ये जो बिजनेस जितने भी होते हैं ये सारे बैंक से कर्जों पे चलते हैं, ठीक है ना। वो जितने कर्जे ले लेते हैं उसका कुछ परसेंटेज पे वो उसका एक्सपेंड वो देते हैं। इंटरेस्ट रेट हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हर टाइम पे अलग अलग होता है। इससे पहले किसी के साथ हुआ तो वो कम परसेंटेज भी, आजकल होगा तो मेरे ख्याल में 9% पे आजकल जा रहा है। तो एक साल में आपने 9% को ज्यादा पेमेंट करनी है, तो अगर एक महीने का आप बना रहे हैं तो बस उसको मतलब आप 12 पे डिवाइड करें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर पूरे साल का आप बना रहे हैं तो मतलब आप पूरे 90 के 90 लिखेंगे एक्सपेंडिचर। किसको इसकी ट्रायल बैलेंस में जो हेड्स है इसको समझ नहीं है, ये बताएं सर। ये सवाल जी। दाहर सब इट्स फाइन। अगर लॉ के जिस तमंगे सर फोर्स मेजर जी। हुई, यो एक्ट ऑफ नेचर शो, क्वैक शो, पावर शॉर्ट सर्किट शो, बॉम्ब ब्लास्ट शो, व्हाटएवर, आगे ना जमा एसेट्स या जमा से कम फिनिश गुड्स या दागे नंबर तो यो फाइनेंशियल लॉस इनकर शो आगे बस सर चरता पूल को ऐसा है ना। मुझे मिसाल के तौर पे आपने किसी भी जगह आपको बम ब्लास्ट हो गया तो मिसाल आपको कुछ ना कुछ, अगर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आपके पैसे कैश की आपको लॉसेस हुई है जी, ठीक है, तो कैश आप क्रेडिट पे ले जाएंगे। क्या कैश किस बम ब्लास्ट या मिसाल के तौर पे उसका। अगर आपका कोई एसेट खराब हुआ है, मिसाल के तौर पे हम बम ब्लास्ट की मिसाल, उसको आप क्रेडिट पे ले जाएंगे, तो जो आपके क्रेडिट मिसाल के तौर पे अगर ये 1000 रुपए डेबिट में है तो अगर क्रेडिट पे लेके जाएंगे 100 रुपए तो ये ऑटोमेटिकली 900 पे आ जाएगा फिर तो, जी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस में जो डाले, मिसाल ये हो गई यूटिलिटी सप्लाई, तो इसी तरह मिसाल के तौर पे कैश एक्सपेंडिचर भी हम कर सकते हैं जी, बम ब्लास्ट, ठीक है। वो तो कुदरती आफात हमारे पास आ गए, ठीक है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि कोई सर्किट खराब हो जाते हैं, कोई मशीनरी खराब हो जाती, तो वहां पे यहाँ पे जो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर ये, तो इसी तरह हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक हेड होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक मशीनरी होती है, एक बिल्डिंग होता है हमारे अकाउंट्स में। जब मशीनरी, कोई भी मशीनरी, मल्टीमीडिया खराब होती है वो भी इसमें आती है, मोबाइल मतलब मिसाल का कंप्यूटर खराब होता है वो भी इसमें आता है। और मिसाल के तौर पे अगर मशीन बिल्डिंग में खराबी आती है, ये बिल्डिंग खराब होती है, वो खराब होती है, ये खराब होती है, तो वो हम उसमें डालते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे हमने अपने जो हेड्स है वो डिफाइन कर ले, इसको हम फिर अपने अपने उसमें डालेंगे जिस जगह पे सेटल होती है। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि नहीं? यस सर, आई गॉट इट। अच्छा जी सर, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। जैसे बिल्कुल सर, कुछ भैया सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। यस सर। अच्छा, एडजस्ट ट्रायल बैलेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जैसा कि बता दिया है कि क्या होता है। इसमें मतलब 3 कॉलम होते हैं, फिर डिटेल होती है। क्या क्या डिटेल? इसमें डेबिट होता है और फिर क्रेडिट होता है।
ये हमारे पास 3 कॉलम, जैसा कि इससे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन में कह दिए, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इस तरह का होता है। क्लियर है कि नहीं? उसके टाइटल में ये होता है कि ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मतलब 30 जून 30 जून 2022, ठीक है। तो ये उसका एक फॉर्मेट टाइप सा होता है, मैथमेटिक्स के फॉर्मेट की तरफ 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। बस मैंने आपको ये चीज़ जो है मैंने आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा के एक्सप्लेन कर दिए फॉर्मेट में। सही है बच्चे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। फॉर्मेट आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट में 1 by 1 डिफाइन दे दिया कि आपको मतलब एसेट लायबिलिटीज वगैरह सब कुछ इसमें आ जाती है। जी सना, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रिपरेशन किस तरह बनाते हैं, तो इसी तरह हम बोथ साइड पे इसकी ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये बात याद रखें कि मतलब पहले ऐसा होता है कि हम एसेट को लेते हैं, सही है, फिर लायबिलिटीज को लेते हैं, फिर ऐसा है हमारी अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन और मैं एक्सप्लेन एक मरतबा कर चुका हूँ आप लोग के। हमारे पास एसेट होते हैं इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी या इक्विटीज। ठीक है, अकाउंटिंग का ये एक इक्वेशन हमारे पास है कि एसेट किसको कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज हमारे सामने आ रही है इसका एसेट है, ठीक है, एसेट। फिर एसेट हमारे पास 2 किस्म के, लायबिलिटीज लोगों के कर्जे, इस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को बनाने में हमने किसने लोगों से पैसे ली वो, और ऑनर इक्विटी हमारे पास अपने जाती पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सना आपको, तो हमने ऐसा करना है कि पहले हमने फर्स्ट नंबर पे सारे एसेट लिखने हैं, सेकंड नंबर पे लायबिलिटीज हम अगर हमने किसी को करने हैं, और 4 नंबर पे थर्ड नंबर पे हमने इक्विटीज को रिकॉर्ड करना है। किस तरह, अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश ऊपर आएगा, ठीक है, जिस तरह के हमारे पास ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मिसाल वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल देते थे, वो पहले वो भी हमारे पास आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज में हमने एक्रूड एक्सपेंसेस का कर दिया, एक्सपेंडिचर का कर, लोगों के कर्जे जो थे वो कर दिए। ऑनर इक्विटी में हमने लास्ट में हमने जो इक्विटी से पैसे माइनस होते हैं तो वो चीज़ हमने या एक्सप्लेनेशन में माइनस की, वेजेस और वगैरह, ये रेंट वगैरह, ठीक है। तो उसको इस सीक्वेंस में सिर्फ रखना है, बाकी कुछ वैसी बात इसमें नहीं। जी क्लियर है आपको, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक क्लियर है? क्लियर है जी, नहीं से क्लियर है। अच्छा, हमारा ही पासिंग द क्लोजिंग ट्रांसफर एंट्री और ट्रांसफर्स, जो हमारे पास जो एंट्रीज होती है हम उसको पास किस तरह करते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा हम 2 मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में करते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट और दूसरी होती है हमारे टेम्पररी। परमानेंट एक्सपेंडिचर या परमानेंट चीज को हम, परमानेंट किसको कहते हैं, एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी, ये हमारे परमानेंट है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच है, कुछ हो या ना हो ये चीजें होंगी, ये हमारे परमानेंट एंट्री होगी। हमारे पास टेम्पररी जो एंट्री होगी एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बंद है तो इसका बिजली का खर्चा बहुत कम आएगा। अगर हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे सोलर प्लांट लगा लिए तो ये हट जाएगा एक्सपेंसेस। तो ये हमारे टेम्पररी में आते हैं। वो एक्सपेंडिचर्स जो हमारे वेरी करते हैं, कम या ज्यादा होते हैं या चले जाते हैं या आ जाते हैं, तो उसको हम टेम्पररी कहते हैं। हमारे पास रिवेन्यूज भी कम आ सकती है, ज्यादा आ सकती है। मिसाल के तौर पर महीने में लड़कों ने फीस जमा की, दूसरे में जमा नहीं की, तो ये चीजें मतलब इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इंक्रीज के लिए। अच्छा, फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जैसे डेबिट क्रेडिट रूल था। डेबिट क्रेडिट रूल हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जितने भी हमारे रिवेन्यूज आएंगे ये इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, अच्छा, डेबिट क्रेडिट का एक रूल है, काफी मतलब हम इसके पूरी क्लास मेरे ख्याल में ले चुके हैं डेबिट क्रेडिट रूल की,
ठीक है। रेवेन्यू, जो रेवेन्यू हमारे पास होंगे, जितने पैसे होंगे, एक हमारे पास कैश होता है, एक रेवेन्यू होता है। कैश होता है वो हमारा अपना होता है, रेवेन्यूज वो होते हैं जो हमारे पास आते हैं मगर उसमें लोगों की फीसें होती हैं। वो जब हमारे पास इंक्रीज होगा तो उसको हम, मिसाल के तौर पे हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको पहले डेबिट और क्रेडिट में लेके जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास नैयर साहब ने फीस जमा कर दी, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, ठीक है। हमारे पास उसने फीस जमा कर ली कैश में, तो हमारे पास दो अकाउंट इसमें आ गए। कौन कौन से अकाउंट रह गए? एक नैयर साहब आ गए, एक कैश आ गए। कैश जब हमारे पास, मैंने आपको बताया, जब कैश हमारे पास इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। एसेट है ये कैश। जो हमारे पास नैयर साहब है इसको हम क्रेडिट में लेके जाएंगे। ये डेबिट क्रेडिट का ये रूल है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम क्रॉस एंट्री करते हैं। क्रॉस एंट्री का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप घर में सौदा लाते हैं तो आप पैसे देते हैं, आपको उसकी एवज जो चीज मिलती है तो ये दोनों क्रॉस होती है। ऑर्गेनाइजेशन में इधर मैं क्या एंट्री करूंगा, किसी ने फीस जमा कर दी है तो फीस हमारे क्रेडिट में पेश आएगा, और जो हमारे पास कैश आएगा मिल जाता है तो हमारे पास ये रूल है कि जो एसेट आता है तो वो 100 रुपए पे आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेवेन्यू, जो हमारे पास पैसे इंक्रीज होंगे, आएंगे हमारे पास, बढ़ेंगे लोगों से, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लेके हैं, डेबिट क्रेडिट रूल की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है। डिटेल क्या है? रेवेन्यू, पैसे, जितने भी पैसे हमारे पास आएंगे, रेवेन्यू मतलब नॉन प्रॉफिट जो कहते हैं, जितने पैसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, घर में आते हैं, वो जब हमारे पास इंक्रीज होंगे तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास पैसे हैं, आए हमारे पास जितने भी ज्यादा, पहले 100 रुपए थे, फिर 200 रुपए और आ गए तो हम इसको क्रेडिट साइड पे प्लस करेंगे या 300 हो जाएंगे। ये इंक्रीज होंगे, पैसे हमारे पास आएंगे तो हमको क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे। अगर ये रेवेन्यू हमारा कम होता जाएगा, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू से हमारे पैसे कम हो गए, मिसाल ये 200 है और इससे हमारे पास 100 माइनस हो गए, तो ये फिर हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लेंगे। डेबिट के रूल थोड़ा सा मैं दोबारा क्लियर बता दूं। रेवेन्यू पैसे का आना होता है, वो पैसे जो हमें घर में मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने पैसे आते हैं, इन होते हैं, उसको रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। रूल ये कहता है कि ये अगर इंक्रीज होंगे, ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा आएंगे मतलब वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे यहाँ पे। अगर इसमें डिक्रीज आएगा तो वो डेबिट साइड पे मिलेंगे। अगर मिसाल के तौर पे ये डिक्रीज कम होते जाएंगे, कम होने पे ये जाएगा डेबिट साइड पे। अगर इसमें इंक्रीज आता है तो ये क्रेडिट साइड पे, रेवेन्यू का बात करो। क्लियर है कि नहीं? किसको ये बात मेरी क्लियर नहीं है बताएं, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू उस पहले अकाउंट में नहीं था, ये दोनों हम ऑलरेडी एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हैं वो ज्यादा होंगे, उसमें ज्यादती आएगी, या मिसाल के तौर पे होंगे तो हम उसको डेबिट साइड पे लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने सैलरी दे दी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है ना, सैलरी, ठीक है। तो ये कहाँ पे इंक्रीज होंगे, मिसाल के तौर पे ज्यादा होंगे तो यहाँ पे, अगर कम होंगे तो फिर यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह डिविडेंड वो पेमेंट होती है जो हम प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर को देते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर वो हमारे पास इंक्रीज करती है, ज्यादा होती है, तो वो डेबिट साइड पे, उसी तरह इसके साथ आती है। अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो वो डिक्रीज होगी फिर, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? किसको नहीं क्लियर? आप क्लियर है समझ? कम बात नहीं सर, खबर है उल्टा खाने को। जी भाई।
एक्सपेंस चेकम दे जमू खर्चा रखा सर खर्चा जमू नजी ना क्रेडिट की ना अच्छा हम क्रेडिट की पूरा तसुबा द अकाउंट पर द ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप तो मिसाल के तौर पर कंज्यूमर है ना, यस सर। इसको मतलब अपनी जेब की खातों से नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के खातों के नज़र से आप देखेंगे, ठीक है ना। जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे कर्जों में ज्यादा होगी, इंक्रीज होगा, ज्यादा होंगे, वो हमारे ऑटोमेटिकली वसील उन्होंने रूल बनाए हुए कि इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है, ये हमारे जेब से तो ये क्रेडिट में होता है, मगर वहाँ पे डेबिट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट, जिस तरह हमने मिसाल दी थी बैंक में, बैंक वाले हमारी सैलरी हमें क्रेडिट कर देते हैं, हमें मैशत का आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, मगर हम यहाँ पे कहते हैं कि वो डेबिट में जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन से चली गई डेबिट में, उनसे कम हो गई। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्लियर होगी इस बात पे। जी क्लियर है? यस। अच्छा, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी आपको। अच्छा, पासिंग ट्रांसफर अच्छा, आते हैं हमारे पास वही जो एंट्री इनकम समरी वगैरह, उसकी एक्सपेंडिचर को हम मतलब अभी लिखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या जस्टिफाई करते हैं। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग किसको कहते हैं? रिटेन अर्निंग वो अर्निंग है जो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे आ जाते हैं और हमारे एक्सपेंडिचर से वो पैसे बच जाते हैं और साइड पे हम रख लेते हैं, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। प्रॉफिट होता है हमारे पास साइड पे पड़ा होता है, ये देखिए रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मिसाल के तौर पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 रुपए आ गए, उससे 80 रुपए लग गए और इसमें हमारे पास 20 रुपए बकाया है, और ये हमने एक साइड पे रख दिए कि अर्निंग हमारे पास हुई मगर हमारे पास साइड पे पड़ी हुई, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। प्रॉफिट तो हमें आ गया मगर हमें अभी लोगों को दिया नहीं है, जो उसके मालिक है उसको दिया नहीं है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे पड़े हुए उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। हमारे पास किसी बिग प्रोजेक्ट से पैसे में प्रॉफिट हो गया मगर प्रॉफिट अभी हमने लोगों को दिया नहीं, जिसको वो ओनर है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। किसको नहीं क्लियर रिटेन अर्निंग? जी क्लियर जी, जैसे हो। अच्छा जी, रिटेन अर्निंग मतलब अच्छा, सर्विस रिवेन्यू। रिवेन्यूज हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक सेल से आती है, दूसरी सर्विस से आती है, ठीक है। सर्विस मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज नहीं बेच रहा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। एक डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को मिसाल के तौर पे कुछ लिखता है, वो उसकी सर्विस दे रहा है, तो मतलब एक यूनिवर्सिटी लोगों को सर्विस देती, प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती, वो सर्विस रिवेन्यू है। सर्विस से हमें पैसे मिलते हैं। क्लियर है किसी को? नहीं ये क्लियर है सर, ये क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, फिर आते हैं इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो हमारे पास मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हमने पैसे दिए, उससे जो हमें इंटरेस्ट के पैसे मिलते हैं वो इंटरेस्ट रेवेन्यू है, ठीक है। हमारे पास एक बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ने किसी को पैसे दिए, उसको पैसे वसूल होते हैं, तो वो उसकी इंटरेस्ट रेवेन्यू है। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पे हमारे पास रिटेन अर्निंग भी हमारे एसेट है, हमारे पास पड़े हुए हैं। सर्विस रेवेन्यू ये भी हमारे पास कैश है, और ये इंटरेस्ट रेवेन्यू भी हमारे पास कैश है। तो ये हमने जो कैश या एसेट है वो हमारे क्रेडिट साइड पे आ गए, ठीक है। अभी हम आते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ, वो हमारे पास डेबिट होंगे, इससे खत्म होंगे। सैलरीज एक्सपेंसेस ऑलरेडी जी हमारी सैलरी, ठीक है। रेंट एक्सपेंडिचर, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस स्पेस, ऐसा होता है इंश्योरेंस का ये होता है, सेहत कार्ड का एक्सपीरियंस आप लोगों को शायद हो। इंश्योरेंस कैसी होती है ना, मिसाल आपको कोई क्लियर इंश्योरेंस देखिए, हमें कह देता है कि आप हमें 1000 रुपए महीना दो, हम आपको पूरे हेल्थ की फैसिलिटी देंगे। आप बीमार होते हैं नहीं होते, ज्यादा होते कम होते हैं, हम आपको दे देंगे ये सर्विस।
ये धनजी वाले भी लोग दे रहे हैं। इंश्योरेंस के बड़े और भी टाइप है, मगर ये फिलहाल मतलब यहाँ तक इसको। तो इंश्योरेंस के जो एक्सपेंसेस है, सप्लाईज एक्सपेंसेस, कोई भी चीज सप्लाईज हमारे पास आ गई वो एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर, हमारे जो एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है वो एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो हमको इसको रिकॉर्ड करने के लिए, हमको पास आउट करने के लिए हमने एंट्रीज को पास कर दिए उसमें, ठीक है। अच्छा, उसमें आते हैं हम। फर्स्ट जो हमारे पास इन्वेंट्री जो हम क्लोज करते हैं, तो उसमें आती है हमारे पास पहले रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में अभी हमने 3 पढ़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वो पढ़े डिविडेंड, 3। तो उसको हम पास आउट किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पे सर्विस से जितनी हमारी रेवेन्यू आई है ये, और इंटरेस्ट से हमारी ये दोनों आ गई, तो इनकम इन दोनों को तो हमने क्रॉस करना है, ठीक है, पास आउट करते हैं, एंट्रीज हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना, यस ठीक है। हमारे पास ये दोनों फाइंड आउट हो गए कि ये दोनों गलती है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों हमने प्लस करके इनकम की समरी में हमने डाल दिए, इनकम में हमने इनको इंक्रीज कर दिया इस चीज को। ये बात किसको नहीं क्लियर? क्लोजिंग रेवेन्यू अकाउंट, जो रेवेन्यू का अकाउंट होता है उसको जब क्लोज कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे, तो उसमें ये 2 एंट्रियां गलत थी हमारे पास, ठीक है। तो उसको हमने रिकॉर्ड करके अपने इनकम की समरी में हम उसको प्लस में ले गए, ठीक है सर। किसको नहीं क्लियर? हाँ जी, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज कर दिया हमने, रेवेन्यू का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सपेंसेस। जब हम एक्सपेंसेस को देख रहे थे तो हमारे पास ये एक्सपेंसेस की गलतियां निकल आई, ठीक है। वहां पे एक्सपेंसेस की तरफ हम आते हैं। ये इनकम अकाउंट डेबिट्स के लिए मैं बता दूं, इसका ये टोटल मेरे ख्याल में ये आएगा। जब हम एक्सपेंसेस को देखेंगे तो एक्सपेंसेस के लिए क्रॉस या डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल होगा, एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमने क्या करना है? इनकम का अकाउंट डेबिट नहीं करना, क्रेडिट नहीं करना। जी सर, क्लियर से वो? ठीक है, ठीक है, ऐसा है। ये एक्सपेंसिव चले हमारे, ये जब हम कवर करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री कर रहे, क्लोजिंग एंट्री का मिसाल के तौर पे हमने इनकम के लिए वो रेवेन्यू का अकाउंट देख लिया था, ठीक है, और उसमें 37 समथिंग आ रहे थे पैसे। फिर जब हमने एक्सपेंडिचर का अकाउंट देख लिया है तो वो हमारे हमसे कुछ एक्सपेंडिचर रह गए, तो वो 28,010 रुपए है, ठीक है। ये इससे अलग रह गए, ये डबल मतलब ये रेवेन्यू हो गई, ये एक्सपेंडिचर आ गए 28,000, ठीक है। इससे पहले वाले स्लाइड को मुझे देखिए थोड़ा सा, फिर इसमें थोड़ा सा, ये दोनों चीजों में हमारे पास गलती थी, ये हमने ठीक कर दी। हमारे पास 37,100 रुपए इसका निकला है, ये हमने अपने इनकम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये आ गई इनकम अकाउंट में, ये चीज आ गई हमारे पास 37,100। ये रेवेन्यू को चेक किया, रेवेन्यू वाले चीज को हमने चेक किया, कितने पैसे आए, तो उसमें कुछ गलतियां थी वो हमने ठीक कर दी, तो वो 37,100 रुपए हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद हम जब एक्सपेंडिचर को देख रहे थे, 1 बाय 1 चेक कर रहे थे, तो उसमें 28,100 रुपए आ गए, 28,010 रुपए, ठीक है। तो मतलब जाहिर बात है जब रेवेन्यू है तो ये इससे माइनस होंगे ना, ठीक है ना, जितने भी बनते हैं ये तो इससे माइनस होंगे ना, कि नहीं होंगे। हमें पैसे, हमारे मिसाल के तौर पे हम पूरे साल का अपना वो कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी सैलरी थी, या फिर थोड़ा सा वो कंफ्यूजन ना बने, हमारे पास मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए सैलरी थी और हमने 11 महीनों की लगाई थी, वो 1,10,000 रुपए बनता था, ठीक है, 1,10,000 रुपए। मगर इसमें ये चाहिए था कि हम 12,000 कर दें, 12 महीनों के कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू में 10,000 रुपए डिफरेंट था, तो हमने रेवेन्यू में डाल दिया डिफरेंट, ठीक है। ये हमारी सैलरी।
फिर खर्चों में एक्सपेंडिचर में हम जब चेक कर रहे थे तो दुकानदार ए बी सी डी, तो मिसाल के तौर पे बी सी डी ई, तो इसके भी खर्चे निकल आए, इसके भी खर्चे निकल आए, इसके भी, इन दोनों के जितने जितने पे इसके मिसाल के तौर पे 1500 रुपए बनते थे, इसके 2000 रुपए बनते थे और इसके 3000 रुपए बनते थे। ठीक है, तो ये सारे हमने कैलकुलेट कर दिए, 6500 रुपए हुए। ठीक है, तो ये 6500 रुपए एक्सपेंडिचर में हमारे पास आ गए। तो एक्सपेंडिचर हमने कहां से देने हैं? तो इनकम अकाउंट से देने हैं ना, जो हमारे पास इनकम आई उससे देने हैं ना। तो क्रॉस करने के लिए हमने डबल एंट्री सिस्टम को लाने के लिए हमने उसको डेबिट कर दिए। क्लियर है कि नहीं? ये होता है जी, न्यास से बहुत अच्छा। क्लोजिंग इनकम जो हमारे पास क्लोजिंग है, अब इसको क्लोजिंग किस तरह करेंगे? क्लोजिंग को देखिए, ये 37,000 रुपए हमारे पास इनकम समरी थी पहले इनकम, उससे हमारे पास एक्सपेंडिचर माइनस हो गए, तो हमारे पास जितने पैसे हो गए उसके हमने रिटेन अर्निंग में डाल दिए। रिटेन अर्निंग जो हमारे पास प्रॉफिट हो गए मगर अभी तक हमने नहीं लिए, उसमें हमने डाल दिए 90-900। ठीक है सर। किसको नहीं क्लियर ये बात बताया मुझे जी? यहाँ से वो सर क्लियर? किसको नहीं क्लियर बताएं? मिसाल क्लियर है सर। समझ आ रही है कि नहीं? जैसे बता रहे सही है। यहाँ तक ये क्लियर है कि नहीं? आज का टॉपिक यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या टाइम हुआ है सर? 4 बजे सर पास जी। अच्छा, बराबर ही 4 क्लास देंगे। यस। क्या एग्जिट टाइम क्यों? 4-5 4-5 मसला तो सुबह